नमस्कार साथियों, दिलीवर लॉ में आपका हार्दिक स्वागत है। कल मैं वैसे भाग 4 ये शुरू कर चुका था। 51 से लेकर मैंने शायद 85 तक, 84 तक या 74 75 तक पढ़ा दिया था। बाद में सिस्टम इतना दिक्कत करने लग गया। सिस्टम परिवर्तित करना है मुझे, ये पूरा सेटअप है, इसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड होता है इस पर और इसकी कॉन्फ़िगरेशन उतनी हाई नहीं है। सोच रहा हूँ 2 जगह स्टूडियो स्टेब्लिश करने मेंस के अकॉर्डिंग, तो सिस्टम को चेंज करके दूसरा सिस्टम लाया जाए। देखते हैं, अभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिठाकर सिस्टम चेंज करते हैं। प्री तक तो चलने दो, थोड़ा परेशान हो लेंगे पर चलता रहेगा सिस्टम। तो वापस शुरुआत करनी पड़ेगी। भाग 4 ऐसे कल पढ़ा चुका था पर रिकॉर्ड आधा ही हुआ, क्लास रोकनी पड़ी। भाग 4 ए मूल कर्तव्य से संबंधित है, ठीक है। इसको बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज इंग्लिश में। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। सोवियत संघ, जो 91 तक सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, 91 में इसको तोड़ दिया और कई देशों में यूक्रेन, सोवियत संघ से यूक्रेन निकाला, रूस निकाला, ऐसे कई देश हैं जो निकाले गए। 12-13 देशों में सोवियत संघ को तोड़ दिया, जिसमें रूस एक बड़ा हिस्सा है। इसलिए रूस यूक्रेन में लड़ाई चलती रहती है क्योंकि वो एक ही देश हुआ करते थे पहले। अपने राइट्स को लेकर झगड़ा है उन लोगों का। 10 मूल कर्तव्य थे 42वें संविधान संशोधन से जब ऐड किया। 11वां मूल कर्तव्य जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराने की बात करता है कि उनके माता पिता या प्रतिपाल्य द्वारा जो उनका लालन पालन कर रहा है वो अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराएगा। ऐसा प्रोविजन किया गया, 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। यहां आपको क्वेश्चन के रूप में मिलेंगे, निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। इसलिए आपको 10-11 के 11 पॉइंट्स याद होने चाहिए। क्रम जरूरी नहीं है, 2-3 की हेडिंग्स जरूरी है, वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी आपको याद होना चाहिए कि संविधान का पालन करें, उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए। दूसरा, हमारे नेशनल मूवमेंट हुआ था, राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था। कहां से शुरू हुआ था? 1857 से लेकर और 1947 तक जो राष्ट्रीय आंदोलन चला, जिसका नेतृत्व 1857 में कई लोगों ने किया, तात्या टोपे, झांसी की रानी, और 1915-17 से गांधी जी ने नेतृत्व करना शुरू किया था। 1905-6 से ही मान सकते हो आप, 1947 तक। तो जो राष्ट्रीय आंदोलन थे उसके उच्च आदर्श थे, उनको हृदय में संजोए रखें। ऐसा नहीं कि गांधी जी देश को, जैसा अभी के दौर में गांधी जी को माना जाता है कि गांधी जी जैसा व्यक्ति नहीं होता तो हमारा देश आज अमेरिका से आगे होता है, ऐसे सपने दिखाए जाते हैं एक विशेष पार्टी के द्वारा। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। गांधी जी थे तो पूरा देश एक व्यक्ति के पीछे खड़ा था और हम आजादी की लड़ाई में सफलता प्राप्त करके रहे। गांधी जी नहीं होते तो आज भी हम राजाओं के गुलाम होते और राजा 4 कोड़े पीठ पर मार रहे होते। तीसरा, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करनी चाहिए। देश जब भी रक्षा का आह्वान करे तो राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहे। जैसे 1999 में कारगिल के समय अटल बिहारी वाजपेयी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री रहे, मैं बहुत सम्मान करता हूं उन व्यक्तित्व का, बहुत शानदार व्यक्तित्व था। तो उन्होंने आह्वान किया कि कारगिल युद्ध के समय हमें सेवा करने वाले लोग चाहिए, तो लोग वहां कम से कम 1 लाख लोगों ने वहां सेवा दी, देश की रक्षा के लिए कार्य किया। सभी जाति धर्मों को प्रदेश के आधार पर कहीं भी भेदभाव नहीं करना है, समरसता बनाए रखे, प्यार मोहब्बत से रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग। और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के विरुद्ध हो, ठीक है। दहेज प्रथा है, चाहे विधवा विवाह का इस सिस्टम है, इन चीजों को आपको समय समय पे किसी को सपोर्ट करना है, किसी का विरोध करना है, उन चीजों को आपको करता रहना चाहिए। महिलाओं को बराबर पे लाके खड़ा करना है। सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, उनको परिरक्षित करें। इसकी हेडिंग याद रखना, इसकी भी हेडिंग याद रखना। इसकी इसलिए याद रखना कि ये कुछ 49 से मिलती जुलती है, जहां सामाजिक सांस्कृतिक धरोहरों को सुरक्षित रखने का बात करता है। ये भी कहता है कि हमारी जो ट्रेडिशन चले आ रहे हैं उनको हमें सुरक्षित रखना है। क्षेत्र विशेष के अपने विशेष ट्रेडिशन होते हैं, उनको सुरक्षित रखना है उनको। और 6 वाला पॉइंट कहता है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसमें वन, झील, नदी, वन्य जीव, इनकी रक्षा करना, उनके संवर्धन के लिए कार्य करो, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव करो। तो 48A से ये मिलता जुलता चीज है, इसलिए इसकी भी हेडिंग्स याद रखना, क्योंकि आपको पूछेगा कि
प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना है, ये है मूल कर्तव्य है, नीति निर्देशक तत्व है, या आपको हेडिंग्स देके पूछेगा, इसलिए दोनों की चीज याद रहना चाहिए दोनों को। जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं और एक जॉब से दूसरे जॉब में जाते हैं तो वहां आपसे पूछा जाता है, जैसे आप जेएलओ का इंटरव्यू दे रहे हैं कि आप आरजेएस बन जाओगे तो क्या ज्वाइन करोगे, तो आप कहते तो करेंगे, तो फिर आपको जेएलओ में क्यों लें, ऐसा कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। या आरजेएस में होता है तो वहां ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वहां ये पॉइंट बड़ा अच्छा काम आता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में सभी क्षेत्रों में हमें उत्कर्ष आगे की ओर बढ़ने के सतत प्रयास करना चाहिए, जिससे राष्ट्र भी नई ऊंचाइयों को छू सके और हम भी अपनी व्यक्तिगत सफलता में वृद्धि कर सके। हर व्यक्ति को अपनी जॉब से ऊपर जाने का प्रयास करता रहना चाहिए। ये हमारा पॉइंट जिस पर व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के प्रत्येक क्षेत्र में हमें करना चाहिए। ये पॉइंट 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था कि माता पिता संरक्षक 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। और इसके साथ आर्टिकल 21 में राज्य पे भी यह कर्तव्य अधिरोपित किया कि राज्य उनको मूल अधिकार के रूप में शिक्षा उपलब्ध कराएगा, और राज्य की यह कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराए। तो ये 51(1) का फर्स्ट का क्या पॉइंट है, इसको देख लेना, ठीक है। या 51(1) के ही है, डायरेक्ट फर्स्ट वगैरह नहीं है यहाँ। तो 51(1) के पॉइंट को 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा था। थोड़ा स्पीड बढ़ा के पढ़ते हैं। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, कोई इशू नहीं है, द्रौपदी मुर्मू जी हमारे राष्ट्रपति है। आर्टिकल 52 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, ये राष्ट्रपति के अंदर वेस्टेड होगी, किसकी, यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर, और अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा चलाएगा। ये अधीनस्थ अधिकारी होता है कैबिनेट, मंत्रिमंडल होता है। संघ के रक्षा बलों का, तीनों रक्षा बल, आर्मी है, नेवी है या एयरफोर्स है, तीनों का सर्वोच्च समादेश सुप्रीम ऑर्डर राष्ट्रपति में इन्वेस्ट होगा, निहित होगा। राष्ट्रपति ही उनको ऑर्डर करेगा, किसी प्रकार का ऑर्डर करना है। बाकी छोड़ दो। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन के लिए कौन कौन पार्ट लेंगे, तो पार्लियामेंट के दोनों हाउस, हाउस ऑफ पीपुल और हाउस ऑफ स्टेट, राज्यसभा लोकसभा दोनों के निर्वाचित इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेट नहीं, जिनको 12 मेंबरों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है और राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते, और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। 70वें संविधान संशोधन से कह दिया दिल्ली के जो 70 विधायक होते हैं वो, और पांडिचेरी के 40 विधायक है, वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल का भाग हो गए। ये बात 70वें अमेंडमेंट से कही गई थी, ऐड की गई थी, ठीक है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल बता दिया कि राज्यसभा लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मिलकर राष्ट्रपति का निर्वाचन करेंगे, जिसमें दिल्ली और पांडिचेरी 2 संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के सदस्य भी भाग लेंगे। आगे बात करते हैं निर्वाचन की रीति। एक पॉइंट यहां से आएगा, आप डायरेक्ट इसको देख लो कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा, और ऐसा मतदान गुप्त होना चाहिए। इंग्लिश टर्म्स देख लेना भाई, इंग्लिश मीडियम वालों थोड़ा देख लिया करो, मैं स्पीड मेंटेन नहीं कर पाऊंगा। मैं पढ़ाता था एपीओ के लिए, बाइलिंगुअल पढ़ा था, दोनों भाषाओं में पढ़ाता था। अब मैं यहाँ ये चीज मेंटेन करूंगा तो सिलेबस नहीं करा पाऊंगा, पर मेरे पास समय की उपलब्धता थोड़ी कम होती है, ठीक है। कहीं लोग नाराज बैठे रहते हैं, अपनों से बात नहीं कर पाता, कहीं स्टूडेंटों की मदद समय पे नहीं कर पाता, कहीं चीजें चलती है मेरे साथ जीवन में। तो आप थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम वालों को, मैं कोशिश कर रहा हूँ ज्यादातर इंग्लिश मीडियम में बोलूं, पर आप मेंटेन करना कोशिश करो कि इस पॉइंट को इंग्लिश में डायरेक्ट खोल के देख लो कि क्या लिखा हुआ है ना। रिप्रेजेंटेटिव की जो एकल संक्रमणीय आनुपातिक रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम की एकल संक्रमणीय मत द्वारा, ये मत सिस्टम में समझाऊंगा, मेंस के दौरान काम की तो चीज नहीं है, पर आपको सिखा दूंगा, वहां टाइम होगा मेरे को कि कैसे इनकी वोटिंग होती है। 56 पदावधि कितने साल तक पोस्ट होल्ड करेंगे, 5 ईयर तक। कब से, पद ग्रहण की तारीख से 5 ईयर तक। और उपराष्ट्रपति को अपना रेजिग्नेशन दे देंगे, उपराष्ट्रपति के नाम रेजिग्नेशन लिखो और उपराष्ट्रपति को सौंप दो। उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे तो उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत जानकारी देगा कि माननीय राष्ट्रपति महोदय ने इस्तीफा दे दिया। क्या दोबारा इलेक्ट हो सकते हैं, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होते हैं? हाँ, 2 बार राजेंद्र प्रसाद जो हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष थे, लगातार शुरू के प्रथम राष्ट्रपति, द्वितीय राष्ट्रपति दोनों 2 बार चुने गए, तो 2 बार हो सकते हैं। एक व्यक्ति को यह गौरव प्राप्त हुआ है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट बात करते हैं
एक बार चेक कर लेते हैं, कोई इशू तो नहीं है कहीं से भी, चलो कोई इशू नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं कि निर्वाचन के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। 35 साल की उम्र होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजनशिप होनी चाहिए इंडिया की, और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो, लाभ का पद नहीं रखता हो। लाभ का पद का मतलब है ऐसा पद जहां से किसी प्रकार का सैलरी मिलती है, किसी चीज को आप प्रभावित कर सकते हैं, तो उसको लाभ का पद कहा जाता है, ठीक है। पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, राज्यपाल, इनको लाभ का पद नहीं माना गया, ये आप नीचे पढ़ते रहेंगे, ठीक है। 59 को छोड़ देना। 60 बताएगा कि राष्ट्रपति शपथ कहां लेगा, तो भारत के सीजे के सामने शपथ लोगे, डी वाई चंद्रचूड़ महोदय के सामने। वो अगर एब्सेंट है तो जो भी मोस्ट सीनियर जज है उनके सामने ले सकते हो। चेमलेश्वर कौन है देख लेना, जस्टिस चेमलेश्वर होंगे शायद मोस्ट सीनियर जज। 61 में हम इम्पीचमेंट की प्रक्रिया पढ़ते हैं, महाभियोग की प्रक्रिया हमने यूएसए से एडप्ट की है। संविधान के अतिक्रमण के आधार पर आप राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट, महाभियोग लेकर आ सकते हो। महाभियोग के लिए पहले हमें चार्ज लगाना होगा, चार्ज फ्रेमिंग, सीआरपीसी वाली वही चार्ज लगाएंगे। चार्ज में जो भी आरोप होगा कि आपने संविधान के इस प्रोविजन का अतिक्रमण किया, ऐसा आरोप मेंटेन करके कुल सदस्यों का 1/4 सदस्य, कुल का 1/4 सदस्य साइन कर इसको राष्ट्रपति को देंगे। कब? राष्ट्रपति को 14 दिन पहले देंगे, और राष्ट्रपति को देने के बाद 14 दिन बाद उसी सदन में एक और प्रस्ताव लाया जाएगा जो कुल सदस्यों के 2/3 से पास होना चाहिए, तब जाकर राष्ट्रपति उस सदन से हटाने का आरोप सिद्ध होता है। फिर उस आरोप पर, आरोप फ्रेमिंग होता है कंप्लीट, फिर उस आरोप पर दूसरा सदन इन्वेस्टिगेशन करता है, और दूसरा सदन इन्वेस्टिगेशन करने के पश्चात कुल के 2/3 से पास कर देता है, तो यह मान लिया जाता है कि राष्ट्रपति ने अपना पद खाली कर दिया सेकंड सदन से पास होने के बाद। एकमात्र संविधान में इसी ही आर्टिकल के अंदर 61 के अंदर कुल का 2/3 बहुमत की बात हुई है, बाकी आप कहीं भी नहीं पढ़ोगे। तो चार्ज लगाना है कुल का 1/4 के साइन के द्वारा, 14 दिन पहले चार्ज लगाओगे, 14 दिन बाद आप उस चार्ज को पास करोगे कुल के 2/3 से। फिर अगला सदन उस चार्ज पर इन्वेस्टिगेशन करेगा, वो भी कुल के 2/3 से पास कर देता है, तो सेकंड सदन के पास करते ही यह माना जाएगा कि राष्ट्रपति ने उस संकल्प को पास करते ही राष्ट्रपति ने अपना पद से हटा दिया गया है, ऐसा उस संकल्प का प्रभाव हो, ठीक है। अगर राष्ट्रपति का पद किसी प्रकार से 5 साल के टाइम से पहले खाली हो जाता है, या 5 साल पूरे होते ही खाली हो जाता है, तो 5 साल पूरे होते ही हो जाता है तो पहले ही बन लो। एक राष्ट्रपति छोड़ के जाता है, उससे पहले नया राष्ट्रपति चुन लिया जाता है, तभी वो राष्ट्रपति जाता है। पर बीच में राष्ट्रपति महोदय स्वर्ग को सिधार जाए तो क्या ऑप्शन है? फिर ऑप्शन पे चर्चा करते हैं कि एक ऑप्शन तो यह है कि 6 महीने के अंदर निर्वाचन करवाना, इट्स कंपलसरी। देश में कैसी ही परिस्थिति हो, ये कंपलसरी प्रोविजन है कि आपको 6 महीने के अंदर ही निर्वाचन पूर्ण करना होगा, और नया निर्वाचित राष्ट्रपति 5 साल तक अपना पोस्ट होल्ड करेगा, ठीक है। रिमेनिंग पीरियड के नहीं। भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे, जगदीप धनखड़ जी, झुंझुनू के किठाना गांव से ये संबंध रखते हैं, राजस्थान से रिलेटेड है। जगदीप धनखड़ जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति हाउस ऑफ स्टेट का एक्स ओफिशियो सभापति होता है, ठीक है। पदेन सभापति बोलते हैं, एक्स ओफिशियो ही बोलते हैं, जो विद इन पोस्ट ही वहां पर पोस्ट होल्ड होती है, कि जो भी इस पोस्ट पे आएगा वो राज्यसभा का सभापति माना जाएगा। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। इसकी हेडिंग पूछ ली जाती है, इसको याद रखना। राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति होगी कि 5-7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए राष्ट्रपति जी अमेरिका चले गए इलाज करवाने, उपराष्ट्रपति पद संभाल लेगा। राष्ट्रपति जी किन्हीं कारणों से किडनैप हो गए 2 महीने, उपराष्ट्रपति फिर पद संभाल लेगा। जब भी वो आ जाएंगे वापस काम संभाल लेंगे राष्ट्रपति महोदय आके। राष्ट्रपति महोदय मर गए तो भी उपराष्ट्रपति जी ही काम चलाएंगे, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने के अंदर नया राष्ट्रपति चुन के आ जाएगा। तो ये 65 में कोई काम की चीज नहीं है, मैंने आपको सिंपल वे में बता दिया। 66 काम की चीज है कि उपराष्ट्रपति को कैसे चुना जाएगा, निर्वाचन क्या कैसे होगा उसका। तो दोनों सदस्यों के, संसद के दोनों सदन, हाउस ऑफ स्टेट, हाउस ऑफ पीपुल, ठीक है, दोनों के निर्वाचक गण के सदस्यों के द्वारा, मतलब दोनों हाउस के निर्वाचित मेंबर भी होने चाहिए, इलेक्टेड भी होंगे और नॉमिनेटेड भी, निर्वाचित प्लस मनोनीत
दोनों भाग लेते हैं, निर्वाचित और मनोनीत, उनके द्वारा उपराष्ट्रपति को चुना जाता है। वही आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संकरणीय मत गुप्त मतदान के द्वारा। रट्टा मान लो, समझाने में आधा घंटा लगेगा, मैं पूरा वोटिंग प्रोसेस आपको समझाऊंगा तो ठीक है। इसको रट्टा मान लो, हमारे किसी काम की चीज नहीं है, नॉलेज की चीज है कि नॉलेज होना चाहिए। कोई पूछ लेगी इस शब्द का अर्थ क्या होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संकरणीय मत क्या होगा, और ऐसा मतदान गुप्त तो आप समझते ही है कैसे डलता है, बाकी इसकी प्रोसेस हमें पता होनी चाहिए। आगे बढ़े। उपराष्ट्रपति को चुनेंगे लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत प्रतिनिधि। 66 के 3 में योग्यता बता रखी, भारत का नागरिक हो, उपराष्ट्रपति 35 साल की आयु हो और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित होना चाहिए, उसको उपराष्ट्रपति बना देंगे। ठीक है। हटाना कैसे है, हटाने के लिए 67 में प्रोविजन किया गया है कि उपराष्ट्रपति पद ग्रहण से 5 साल तक अपना पद होल्ड करेगा, और हटाना है तो उसको पहले तो अपना त्याग पत्र दे सकता है हटाने के लिए, किसको, राष्ट्रपति के नाम अपना त्याग पत्र दे देगा, इस्तीफा जिसको आप बोलते हैं। दूसरा कि राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के ऐसे संकल्प द्वारा हटाया जा सकेगा जो उन्होंने बहुमत से पारित किए। तो राज्यसभा के जितने भी उस समय सदस्य उपस्थित हैं, उपस्थित का मतलब नहीं तत्कालीन सदस्यों का, यह मतलब है जितने लोग पोस्ट पे हैं, हो सकता है 15 लोग पोस्ट पे ना हो, चुनाव चल रहे हो, 235 ही बचे हो, तो उन 235 के बहुमत द्वारा संकल्प पारित किया जाता है, और उस पर लोकसभा भी सहमत है। लोकसभा भी साधारण बहुमत के द्वारा उस संकल्प पे अपनी सहमति दे देती है, तो राष्ट्रपति जी का पद खाली हो गया। और जैसे ही ऐसा कोई संकल्प आपको लाना है उपराष्ट्रपति के अगेंस्ट, 14 दिन पहले उसको प्रायर नोटिस दे दो कि सर आपको 14 दिन बाद हटाने के लिए हम संकल्प लेके आ रहे हैं। ठीक है। बाकी चीजें कोई काम की नहीं है। यहां से 68 में देखो, उपराष्ट्रपति के पद को भरने के लिए कितना, यथाशीघ्र, रिक्त होने के पश्चात यथाशीघ्र आप उस पद को भरेंगे। 6 महीने का कोई लिमिटेशन नहीं, जितना शीघ्र हो सके उतना। यथाशीघ्र अति शीघ्र दोनों में अंतर होता है। यथाशीघ्र एज पर कंडीशन, जितना जल्दी हो सके। अति शीघ्र मतलब आपको तत्काल ही चाहिए। हिंदी में आता है यथाशीघ्र, अति शीघ्र को समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों में पूछ लेते हैं, ध्यान दिया करो ऐसी चीजों को। और उपराष्ट्रपति 5 साल तक अपनी पोस्ट होल्ड करेगा, जो भी नया आएगा या जो पहले चुन के आया वो भी 5 साल तक अपनी पोस्ट होल्ड करेगा। शपथ की हेडिंग देख लेंगे ना, 69 कोई काम की नहीं है। 70 कहता है कि कुछ ऐसी आकस्मिकताएं हो जाए जिसके लिए हमने उपबंध नहीं किया हो इस अध्याय में, तो राष्ट्रपति का कर्तव्य का निर्वहन कौन करेगा। कि एक ही रात को माननीय राष्ट्रपति महोदय स्वर्ग को चले गए, और जैसे उपराष्ट्रपति ने सुना कि राष्ट्रपति महोदय चले गए और मैं राष्ट्रपति बनूंगा, खुशी के मारे उपराष्ट्रपति महोदय भी धरती को छोड़कर चले गए, तो दोनों पद खाली हो गए। अब हमारे पास कोई प्रोविजन नहीं है, तो वो आर्टिकल 70 में कहता है कि संसद ऐसा प्रोविजन करेगी। और 1969 में डेट है 20 जुलाई 1969 की एक डेट है। इस तारीख को क्या हुआ कि राष्ट्रपति महोदय ने का मृत्यु हो गई थी। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ना था और उन्होंने इस्तीफा दे दिया उपराष्ट्रपति की मृत्यु होते ही। मृत्यु ही हुई थी, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, मृत्यु हुई थी कि राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया था। दोनों में से एक केस है। और उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी जी मेरे हिसाब से, और उनको राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ना था, तो उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। तो राष्ट्रपति तो थे ही नहीं, उपराष्ट्रपति भी इस्तीफा दे के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने लग गया। तो वो एक सी आकस्मिकता 1969 की 20 जुलाई को हुआ था। और 27 दिन तक मोहम्मद हिदायतुल्लाह सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई थे, उन्होंने राष्ट्रपति की पोस्ट होल्ड की थी। और तब से रूल्स बना दिए गए कि अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों नहीं है पोस्ट पर, तो संसद ने प्रोविजन कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट का जो सीजेआई होगा वो राष्ट्रपति की पोस्ट होल्ड करेगा जितने टाइम तक ये दोनों पोस्ट पर नहीं। तो ये अन्य आकस्मिकता बता दी आपको कि ऐसी हो सकती है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने ऐसी पोस्ट होल्ड की हुई है 1969 के अंदर। 71 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी शंकाओं और विवाद का इंक्वायरी और डिटर्मिनेशन या विनिश्चय जजमेंट कौन फाइनल करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। जब आप आर्टिकल 131 लिख रहे होते हो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो वहां आपको आर्टिकल 71 मेंशन करना चाहिए
क्योंकि आपको जब क्वेश्चन आता है रिटर्न में कि सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता क्या होगी, तो आप जरूर बताएं कि आर्टिकल 71 भी सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट सुनता है, आर्टिकल 32 भी सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट सुनता है, PIL वगैरह। तो कुछ चीजें आरंभिक अधिकारिता में ऐड की जा सकती है अच्छा उत्तर बनाने के लिए। तो 77 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवाद का सुप्रीम कोर्ट विनिश्चय करेगा। बस इतना सा देख लेना। 72 दंड को क्षमा करने की, प्रविलंबन विराम परिहार करने की सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति की शक्ति की बात करता है। प्रविलंबन होता है दंडादेश के निष्पादन को टेम्परेरी रूप से सस्पेंड कर देना। परिहार होता है दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना दंड को कम कर देना। लघुकरण होता है दंड की प्रकृति को ही चेंज कर देते हो, बड़े दंड को भी छोटा करते हो साथ में। विराम होता है विशेष तथ्यों को देख के दंड को कम कर दिया जाता है। तो ये चीजें राष्ट्रपति कर सकता है, जैसे मृत्यु दंड को माफ भी कर देता है राष्ट्रपति। तो ये सारे आर्टिकल 72 के प्रभाव से। क्या इसको जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है जो राष्ट्रपति 72 का आदेश देता है, या जो राज्यपाल 161 में आदेश देता है? तो इसके लिए एक तो इप्रू सुधाकर और आंध्र प्रदेश का केस देखते हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की समाधान की शक्ति जुडिशियल रिव्यू के अधीन है। पर एक लीडिंग केस की बात करूं तो शत्रुघ्न चौहान ज्यादा बढ़िया केस है कि आर्टिकल 72 का जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता, लेकिन राष्ट्रपति राज्यपाल ने उस शक्ति का प्रयोग का तरीका जुडिशियल रिव्यू के अधीन है कि आप राष्ट्रपति की पावर को बांध नहीं सकते कि उसने जैसे ही कोई फैसला किया आप सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू कर दो, फिर संविधान से बढ़ा तो सुप्रीम कोर्ट हो गया। तो ऐसा नहीं कर सकते कि आप हर फैसले का जुडिशियल रिव्यू करेगा। पर कोई फैसला लिया है और उस फैसले में आपको लग रहा है कि उसने गलत तरीके से ऐसा विनिश्चय किया है, जैसे हजारों याचिकाएं समाधान की पड़ी हुई है, उस पर साल साल भर से राष्ट्रपति ने कोई फैसला नहीं लिया, और एक याचिका आज लगती है राष्ट्रपति से समाधान के लिए कि हमारा मृत्युदंड समाधान कर दो, और कल ही राष्ट्रपति उस पर फैसला लेता है। तो ये एक सुप्रीम कोर्ट के सामने चर्चा का विषय है कि सर 1000 याचिकाएं थी, आपने उठा के नहीं देखी, और एक व्यक्ति विशेष आया, धर्म विशेष से आया, और आप आधी रात को ही उसके लिए आप याचिका को डिस्पोज ऑफ करके उसको समाधान देते हैं या समाधान देने से इनकार कर देते हैं। बहुत चर्चित केस रहा है याकूब मेमन का, जो आतंकवादी था हमारे देश के अगेंस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने रात को 12-1 बजे उसका केस सुना और उसको फांसी हो रही थी उस रात। तो कहीं मैटर थे, सुप्रीम कोर्ट को प्रसन्नगत किया गया, राष्ट्रपति को प्रसन्नगत किया गया कि आपने 6 महीने से याचिकाएं नहीं निपटाई, याकूब मेमन के केस में आपने एक रात में फैसला कर दिया। तो ऐसी चीजें जुडिशियल रिव्यू के अधीन हो सकती है। हमारे लिए कोई चर्चा नहीं, आतंकवादी था, फांसी पर लटकना था, बहुत अच्छा हुआ लटका दिया, हमारे लिए ये अच्छा काम है। ठीक है, जिन लोगों को दूसरे के जीवन से कोई मतलब नहीं होता, हमें भी उन लोगों के जीवन से कोई मतलब नहीं। आतंकवादी एक सोच होती है और ऐसी सोच खतरनाक होती है। 73 यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर कहां तक एक्सटेंड होगी? तो 7वीं अनुसूची में जाएंगे, संघ सूची के सभी सब्जेक्ट पे, समवर्ती सूची के सभी सब्जेक्ट पर यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड होती। 74 राष्ट्रपति के कार्यों में सलाह और सहायता के लिए मंत्री परिषद होगा, और ऐसे मंत्री परिषद का चीफ प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति अपने कृत्यों की में किसकी सलाह सहायता लेगा? ऐसी मंत्री परिषद की सहायता लेगा। तो राष्ट्रपति अपने कृत्यों के निर्वहन में मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार करेगा। एक बार वो पुनर्विचार के लिए कह सकता है कि आपने जो मुझे सलाह दी उस पर पुनर्विचार करो, पर पुनर्विचार के बाद जो सलाह आई वो मानने के लिए बाध्य होगा। ऐसी सलाह के अनुसार ही करेगा। ये शब्द 42वें संविधान संशोधन से ऐड हुआ था। ठीक है, क्योंकि इंदिरा गांधी ने 1975 में जो चीजें की थी, इमरजेंसी वाली चीजें, उसके आधार पर कुछ चीजें प्रसंगत हुई थी। अभी चर्चा के विषय समय खराब हो जाएगा, नॉलेज काम नहीं आता। मैं ऐसा नहीं है कि नॉलेज झाड़ के अपना इंप्रेशन डाल के निकल जाऊं और आपका समय चला जाए, ऐसा हमें नहीं करना है। पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। और जो ये पुनर्विचार का ये प्रोविजन था, ये 44th अमेंडमेंट से ऐड किया गया। क्या सलाह दी? ये जुडिशियल रिव्यू के अधीन नहीं है, पर सलाह के ग्राउंड को जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। केस याद रखना, SR बॉम्बे, कि आपने किस आधार पर मंत्रिमंडल ने यह सलाह दी, उसका ग्राउंड क्या था। उसको SR बॉम्बे के केस में कहा गया कि मंत्रियों के द्वारा सलाह न्यायिक जांच से परे है।
पर जिन आधारों पर ऐसा परामर्श आपने राष्ट्रपति को दिया वो परामर्श के भाग नहीं होते, अतः उनका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। एसआर बॉम्बे का केस बहुत लीडिंग केस मानता हूं, इस केस को मैं कहीं चीजें ये केस देखे गया। आर्टिकल 75 बात करता है मंत्रियों के रिलेटेड क्या उपबंध, तो मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों किए जाते हैं नियुक्त, ठीक है। तो मंत्री और प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। हम कहते हैं प्रधानमंत्री को तो निर्वाचित किया गया है, निर्वाचित नहीं नियुक्त। भले ही बीजेपी के सारे सांसद मिलकर डिसाइड करते, जैसे राजस्थान में इशू हुआ कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, पायलट गहलोत दोनों के समर्थक लड़ गए, तो लास्ट में एक पार्टी के अंदर ही एक वोटिंग करा के फैसला किया गया, गहलोत के पक्ष में ज्यादा लोग हैं, गहलोत को सीएम बना दिया गया। तो हब पार्टी के अंदर कुछ भी हो, निर्वाचित का इशू हो, पर उसको राज्यपाल के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। इसलिए प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो, उनको अपॉइंटेड किया जाता है। एक एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था, प्रधानमंत्री किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, चयन किया जाता है, मनोनीत किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है। और अच्छे अच्छों के धूल साफ हो गई थी चेहरे पे जो छाई हुई थी। मेरा खुद का भी गलत हुआ था, मैंने भी चयन कर दिया था कि मुख्यमंत्री को तो चुना जाता है, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है, वहां बहुत प्रेशर में होते हैं, गलतियां होती है। मंत्रिपरिषद 15% से ज्यादा नहीं होगा 91st अमेंडमेंट से, मंत्रिपरिषद 15% से। प्रॉब्लमेटिक भी क्वेश्चन दे सकते हैं कि जैसे राजस्थान की विधानसभा में 200 सदस्य हैं, तो यहां मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद की कुल संख्या होगी, तो मंत्रिपरिषद की 200 का 15% निकाल लो, 200 का 15% कितना होता है, 2 जीरो से 2 जीरो उठाओगे, कुल 30 मंत्री हो सकते हैं मुख्यमंत्री सहित, ठीक है। जो व्यक्ति 10वीं अनुसूची के पैरा 2 दल बदल के आधार पर डिस्क्वालिफाइड हो गया, उसको मंत्री नहीं बनाएंगे, ठीक है, जब तक कि वो दोबारा निर्वाचन होकर चुनकर नहीं आ जाता। यह भी 91 अमेंडमेंट से। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, कोई इशू नहीं है, प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत लग गया। 75(3) को याद रखना, 75(3) कहता है कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। मंत्री ने कोई प्रस्ताव रखा लोकसभा के अंदर और लोकसभा में वो प्रस्ताव पारित नहीं हो सका, तो यह माना जाता है कि मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी वो पास नहीं करा सकी और सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल को बर्खास्त किया जाता है, इस्तीफा दिया जाता है, सरकार अल्पमत में होती है। तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ये लोकतंत्र को रिप्रेजेंट करती है कि जिस लोगों को हमने चुना है उनको मंत्री परिषद को जवाब देना होता है। मंत्री कोई भी बन सकता है, ये कोई इशू वाला बात नहीं, मेरे को भी मंत्री बना सकते हैं। मोदी जी से बात चल रही है इस चुनाव में, अगर मैं विरोध कम करूं तो मुझे भी बना सकते हैं, ऐसा मेरी बातचीत चल रही है मोदी के साथ। तो मंत्री कोई भी बन सकता है, पर मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी लोकसभा के प्रति होनी चाहिए, क्योंकि लोकसभा में हम अपने सांसद चुनकर भेजते हैं, तो वो लोग जवाब मांग सकते हैं मंत्रियों से कि ये कार्य होना था, नहीं हुआ, ये वादा किया था आपने, नहीं किया। वहां क्वेश्चन लगते हैं। कभी संसद की कार्रवाई पर चर्चा करेंगे, यूपीएससी का पढ़ने का विषय होता है, कभी फुर्सत में करेंगे जब हमारा एग्जाम नहीं होगा, फिर आराम से इन चीजों पर चर्चा करेंगे। तो 75(3) को विद हेडिंग याद रखना। आपसे पूछेगा ये बात कहां लिखी हुई है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, किसमें लोकतंत्र नजर आता है, या आप कह सकते हो कि जनता का शासन कहां नजर आता है। 75(3) में ये चीज रिप्रेजेंट होती है। 75(4) कि राष्ट्रपति के सामने शपथ लेंगे, कोई नियत पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाएगी। 4, कोई 6 माह तक अगर किसी को सांसद बना दिया, अभी मेरे को मंत्री बना दे, तो मुझे 6 माह के अंदर किसी भी हाउस में, चाहे हाउस ऑफ पीपुल हो या हाउस ऑफ स्टेट हो, पद लेना पड़ेगा। और राज्यसभा सांसद ऐसे ऐसे लोगों को बना दिया जाता है जिनके पास 4 वोट नहीं होते, ठीक है। जैसे कांग्रेस में भी ये चलता था, कपिल सिब्बल है, आप कहीं से चुनाव लड़ा लो, बहुत बड़े वकील हैं, पर जनता के बीच में वो चुनाव नहीं जीत सकते, पर हमेशा राज्यसभा सांसद रहे कांग्रेस गवर्नमेंट की समय, और कानून मंत्री रहे। अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं, तो ऐसी चीजें होती रहती है। 75(5) क्लियर है कि 6 महीने के अंदर मंत्री पद लेना होगा। यहाँ एसआर चौधरी पंजाब राज्य का केस पढ़ते हैं, जहां मुख्यमंत्री ने अपने साले को 6 महीने के लिए बना देता था, 6 महीने पूरे होते इस्तीफा दिला देता था, वापस अपॉइंट कर देता था,
मंत्री और 6 महीने होते फिर। उन्होंने कहा कि ये प्रोविजन हमने टेम्परेरी कर रखा है, आप एक बार 6 महीने के लिए मंत्री बना दो, पर 6 महीने के अंदर अगर आपने किसी प्रकार का विधायक या सांसद की पोस्ट प्राप्त नहीं की तो दोबारा ऐसा इसका प्रोविजन का दुरुपयोग नहीं कर सकते कि आप साला है तो मन मर्जी करोगे, ऐसा नहीं हो सकता। केवल एक बार टेम्परेरी व्यवस्था है 6 महीने की, बार बार इस प्रोविजन का दुरुपयोग नहीं कर सकते। 76 भारत का महान्यायवादी, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अटॉर्नी जनरल। तो भारत का अटॉर्नी जनरल कौन होगा? देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए अर्हता रखता है। यस, सॉरी तो भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की बात करते थे। देश का प्रथम विधि अधिकारी होगा, फर्स्ट लॉ ऑफिसर, सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त होने के लिए अर्हित व्यक्ति होना चाहिए। भारत सरकार को सभी मामलों में विधिक सलाह देगा, सभी न्यायालयों में भारत सरकार की तरफ से उपस्थित हो सकता है, ऐसा उसको अधिकार है। प्रसाद पर्यंत का पद है, इसको हटाने के लिए किसी का भी प्रोसीजर की जरूरत नहीं है, एक सिंपल ऑर्डर से भी ऐसे पदों को ऐसे लोगों को हटा सकता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, राष्ट्रपति ही इस पोस्ट पर उसको बिठाएगा, कभी भी निकाल सकता है। भारत सरकार के कार्य का संचालन कोई काम की चीज नहीं है, राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। राष्ट्रपति को कुछ भी पता नहीं होता मेरे नाम पे क्या क्या पर्चियां काटी जा रही है, ठीक है। राष्ट्र मंत्रीगणों को उनके विभाग का बंटवारा भी राष्ट्रपति ही करता है, ऑफिशियल तो, पर कहीं गाइडों में आप पढ़ोगे कि प्रधानमंत्री करता है। दिखता प्रधानमंत्री है पर राष्ट्रपति करता है, ठीक है। राष्ट्रपति को जानकारी देने का पीएम का कर्तव्य 78 में है कि राष्ट्रपति को समय समय पर इन चीजों की जानकारी देगा। कुछ भी जानकारी नहीं होती राष्ट्रपति को, आराम से बड़ा राष्ट्रपति आवास मिला है, एक एक ट्रक रोज के फल आते हैं खाने के लिए। सिर्फ एपीजे अब्दुल कलाम ने उस चीज को बंद करवाया था कि मुझे आधा किलो फल बहुत है, आप एक ट्रक फल मत मंगाओ, ऐसा प्रोविजन है। राष्ट्रपति राजा है देश का, संवैधानिक। तो वहां क्या होता था, एक प्रथा थी कि राष्ट्रपति महोदय आज आम मांग लें, आज लीची मांग लिया, आज हो सकता है कि वो ड्रैगन फ्रूट मांगा ले, तो सब फलों के 100 प्रकार के फल अगर सीजन में, तो 100 के 100 फल मंगवाए जाते थे और एक एक ट्रक रोज का फलों का आता था राष्ट्रपति में। एक दिन एपीजे अब्दुल कलाम ने देखा ये भैया रोज एक ट्रक आता है खाली होके जाता है, इतना क्या मंगा रहे हो। तो जैसे ही उन्होंने इस चीज को देखा कि आपके लिए फल आते हैं, कि क्यों, कि आप कोई सा भी फल मांग लो तो वो फल उपलब्ध होना चाहिए, एज पर प्रोविजन जो आपके लिए सेवाएं सुख सुविधाएं हैं। उन्होंने कहा भाई मैं कुछ नहीं मांगूंगा, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि केला ला के दो तो दो ही, मेरे को ये फल चाहिए, आधा किलो फल पर्याप्त है, ये फल मैं खाता हूं। अगर मुझे फल परिवर्तित कराना होगा मैं 7 दिन पहले बता दूंगा कि इस महीने ये फल मत लाना, ये वाला। वहां से वो प्रोविजन चेंज हुआ, अब फिर वापस राजशाही चलने लगी होगी। तो चीजें आदमी के साथ परिवर्तित होती है। तो राष्ट्रपति को जानकारी वगैरह देने का पीएम का कर्तव्य है, ये सारी जानकारियां देगा, कोई काम का नहीं है, आएगा तो उपरोक्त से भी आ जाएगा। संसद का गठन, संसद में 3 चीजें होंगी, राष्ट्रपति पहला, राज्यसभा दूसरा, लोकसभा तीसरा। 3 चीजों को प्लस करते ही संसद बन जाएगी, ठीक है। 79 में संसद कैसे बनेगी, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों को मिलाकर संसद बनेगी। राज्यसभा कैसे बनेगी, राज्यसभा को हम अलग से देख लें। राज्यसभा की सीटों को 4th अनुसूची से देखेंगे, 4th शेड्यूल, कि किस राज्य को कितनी दी गई है। हमारे यहाँ राजस्थान में 10 सीट्स हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा की बात करो तो आप यूपी के अंदर है राज्यसभा की सीटें। क्या होना चाहिए कि 238 लोग तो होते हैं इलेक्टेड, ये सभी राज्यों से इलेक्टेड होते हैं, और इसके लिए आप 4th शेड्यूल देख लो किस राज्य को कितना प्रतिनिधित्व मिला है। 12 व्यक्ति होते हैं नॉमिनेटेड, इनको नॉमिनेट कौन करता है, राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, जो 4 क्षेत्रों से हो सकते हैं, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा।
सोशल सर्विस, आर्ट, साइंस और लिटरेचर, 4 क्षेत्रों से हो सकते हैं। कुल मिला के 250 राज्यसभा सदस्य होते हैं। ठीक है, राज्यों से विधानसभा के राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमण मत द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। तो राज्यसभा के सदस्यों को राज्य की विधानसभा चुनती है। राज्यसभा के सदस्यों को कौन चुनती है? इस राज्य को उठाओ और राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। जैसे अभी राजस्थान से 3 लोग चुने जाने हैं, तो यहां से वोटिंग फिक्स हो जाती है कि जिसको 51 वोट आएंगे 3 सदस्यों को, वो तीनों के तीनों राज्य। तो हमारे यहाँ 200 विधानसभा एमएलए हैं, 200 एमएलए में से जिसको भी 51 एमएलए वोट कर देंगे वो राज्यसभा सदस्य चुन लिया जाता है। 3 को 51 आ जाते हैं, 4th को अपने आप ही 49 या 47 आ जाएंगे। तो जिनका 51 का वोटिंग एरिया क्रॉस हो जाएगा वो राज्यसभा सदस्य चुन लिया जाता है। तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य मिलकर किसको चुनते हैं? राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं एकल संकरणीय मत द्वारा। 81 में लोकसभा की संरचना। चलो लोकसभा की संरचना पे बात करते हैं। 530 तो राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनकर जाएंगे, मतलब 530 तो राज्य से। वही दिक्कतें शुरू होगी, काम थोड़ा स्लो करेगा अचानक से ही। तो 530 तो राज्य से चुने जाएंगे। जैसे सबसे ज्यादा 80 यूपी से। अभी चुनाव चल रहा है, 530 लोकसभा सदस्यों को चुनना है, लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, ठीक है। और राजस्थान से 25 चुने जाएंगे। जगह जगह चलेंगे। 80 के बाद यहां आप पश्चिम बंगाल का और 42 है, वहां का वेटेज ज्यादा है। फिर आप 40 बिहार में, 39 देखेंगे, 40 आप 42 हो सकता है, महाराष्ट्र में भी 42-40 हो। तो इतनी सीटें हैं ज्यादा। आपको टॉप 3 पूछे तो सबसे पहले यूपी में 80 है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में 42 है, फिर महाराष्ट्र में है, उसके बाद बिहार वगैरह आते हैं। और 20 यूटी से चुने जाएंगे। 20 मेंबर कहां से चुने जाएंगे? यूटी से। यूटी जैसे एक तो चंडीगढ़ यूटी है, दिल्ली के अंदर 7 सीटें हैं सांसद की, जैसे अभी कन्हैया कुमार लड़ रहा है चुनाव, एक वो भोजपुरी स्टार लड़ रहे हैं, उनके सामने मुझे नाम याद नहीं है। तो ये सब दिल्ली की सीटों पे से लड़ रहे हैं। तो 530 और यूटी के अंदर होती है 20 सीटें। यूपी में दरअसल यूटी के अंदर, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, इसके अंदर 20 सीट है और इसके अंदर 530 है। इनमें से अभी हमने 7 सीट खाली छोड़ रखी हैं। ये 7 सीटें हमने इसलिए खाली छोड़ रखी है कि जो पाक के पास हमारा कश्मीर है, जिसको पाक अधिकृत कश्मीर या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है, वो जब भारत में शामिल हो जाएगा तब 7 सीटें वहां के लिए छोड़ रखी है कि वहां से सांसद आकर वहां पर प्रतिनिधित्व करेंगे। कैसे भी समझ लो कि ये ख्याली पुलाव है, मोदी जी ने कहा है कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें और देशों का भी प्रतिरोध झेलना होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है, सपने हो सकते हैं, देखना मना नहीं है। प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन, इसको परिसीमन बोल सकते हो या हेडिंग बोल दो। परिसीमन किया जाएगा 2026 के बाद। 2026 के बाद सारी सीटें चेंज होगी। जहां से अभी एफटीएससी के एमएलए सांसद चुने जाते हैं वो चेंज हो जाके दूसरी हो जाएगी, दूसरी सीटों को एफटीएससी कर दिया जाएगा। 83 सदन के संसद के सदनों की अवधि कितनी होगी? तो राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता। राज्यसभा में 6 साल की राज्यसभा में जो भी सांसद बनता है वो 6 साल तक अपनी पद होल्ड करता है। तो सांसद 6 साल तक अपने पोस्ट पर रहेगा। कभी विघटन नहीं होता, मतलब स्थायी सदन है। हर 1/3 सदस्य 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। स्थायी सदन है, हर 1/3 सदस्य 2 साल में रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। लोकसभा में जो भी पोस्ट होल्ड करता है 5 साल तक लोकसभा पर रहेगा। लोकसभा 5 साल चलती है। 5 साल से पहले चाहे तो उसका विघटन किया जा सकता है। विघटन के कुछ ग्राउंड होते हैं, ठीक है, कि जैसे मंत्रिपरिषद लिखित में चाहे, प्रधानमंत्री चाहे तो वो अपने
पूरी लोकसभा का विघटन करके समय से पूर्व भी चुनाव करा सकता है। अगर अच्छा माहौल लगता है कि इस वक्त देश में हम जीत सकते हैं, हमारे प्रति अच्छे माहौल है, तो 4 साल में भी वो चुनाव में जा सकता है लोकसभा का विघटन करके। ठीक है, तो लोकसभा 5 साल चलती है, राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता, 5 साल बाद लोकसभा में चुनाव हो जाते हैं। 84 संसद की सदस्यता के लिए क्या अर्हता होनी चाहिए? तो भैया संसद के सदस्य बनने के लिए अगर राज्यसभा के सांसद बनना चाहते हो तो 30 साल की आयु, लोकसभा के बनना चाहते हो तो 25 साल की आयु। तो लोकसभा के 25 साल की आयु, राज्यसभा के 30 साल की आयु। जैसे लोकसभा में 27 साल का एक युवा, हालांकि कागजों में 27 साल है, पर 27 साल का युवा रविंद्र भाटी राजस्थान के बाड़मेर से अपना दावा ठोक रहे हैं। हालांकि वो चुनाव नहीं निकाल पा रहे, ऐसी रिपोर्ट बता रहे, पर बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, एक बहुत शानदार युवा व्यक्ति ने एक शानदार चुनाव लड़ा है। तो आप 25 साल से ऊपर के हो तो लोकसभा चुनाव लड़ सकते हो, 30 साल से ऊपर के राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हो, साथ में आपको भारत का सिटीजन होना पड़ेगा। ठीक है, और भी कोई योग्यता जो संसद ने बनाए रखी हो वो हो, जैसे आप पर किसी प्रकार की आपको के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई में 2 साल तक की आपको सजा नहीं हुई हो, 2 साल से ज्यादा की सजा हो जाती है तो आप 6 साल तक चुनाव लड़ने से निर्हरित हो जाते हैं। ऐसा लिली थॉमस वाले केस के जजमेंट के बाद प्रोविजन कर दिया गया सांसदों के लिए। 85 संसद का सत्रावसान विघटन। ठीक है, सत्र क्या होता है कि जब संसद में साल भर तो सांसद संसद में जाकर बैठते नहीं, एक एक महीने के 3 सेशन चलते हैं। एक विंटर सेशन होता है, एक बजट सेशन होता है और एक मानसून सेशन होता है। ठीक है, 3 सेशन के अंदर सभी सांसद संसद में उपस्थित रहते हैं। सभी बिल, सभी ऑर्डिनेंस, सभी आवश्यक कार्य जो भी देश की पॉलिसी से रिलेटेड है वो उसी समय 1 महीने किया जाता है, ताकि सभी सांसद मिलकर उस पर फैसला करें। तो वहां 1-1 महीने के सेशन होते हैं, उसको सत्र बोला जाता है। तो संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक और दूसरे सत्र की प्रथम बैठक के बीच में 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, इसलिए 1 साल में 3 बैठकों का प्रोविजन कर दिया कि पहली कोई बैठक है उसकी समाप्ति से लेकर अगली बैठक शुरू हुई है, उसके बीच में 6 माह से ज्यादा का गैप नहीं होगा। एक सेशन से दूसरे सेशन के बीच मैक्सिमम गैप 6 माह हो सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति महोदय कभी भी संसद का सत्रावसान कर सकते हैं। कभी कभी 1-1-2 दिन के लिए विशेष सत्र बुला लिया जाता है, जैसे अभी महिला आरक्षण का बिल लाया गया था जिसको 2028, 27, 26 जब भी लागू करेंगे मोदी जी, तो उसके लिए 2 दिन का स्पेशल सेशन बुला लिया। तो राष्ट्रपति कभी भी सेशन बुला लेगा, कभी भी सेशन का अवसान कर सकता। अवसान का मतलब ये सत्र प्लस अवसान से मिलकर बना है, दीर्घ संधि है सत्र प्लस अवसान। अवसान का मतलब होता है समाप्ति, तो सत्र को कभी भी समाप्त कर सकता है राष्ट्रपति महोदय, कभी भी बुला सकता है। और राष्ट्रपति चाहे तो लोकसभा को विघटित भी कर सकता है एज पर रिकमेंडेशन ऑफ प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल की सिफारिश। राष्ट्रपति का दोनों सदनों को एक साथ अभिभाषण करने का अधिकार, इस शब्द को पूछा गया था प्रोटेक्शन ऑफिसर का एग्जाम 2019 में 27 में इसको वो एग्जाम हुआ था। वहां पूछा था कि राष्ट्रपति का दोनों सदनों में अभिभाषण करने का है ऑप्शन ए अधिकार, बी शक्ति, तीसरा उसका नियम, ऐसा कुछ 4 प्रोविजन दे रखा था। अधिकार था, शक्ति था, दायित्व था और एक और ऐसा कोई प्रोविजन था। तो इस शब्द को स्पेशल पूछा था कि क्या अधिकार होता है, शक्ति होती है या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो यहाँ अधिकार है और ऐसा विशेष अभिभाषण 87 के अंतर्गत करता है। हेडिंग याद रखना कि कहाँ किस आर्टिकल में किया जाता है, कब करते हैं आपको जनरल बता दूं कि नई लोकसभा बनती है तो फर्स्ट सेशन शुरू होता है, उसके पहले दिन ही राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। दोनों सदनों को एक साथ बिठाकर राष्ट्रपति भाषण दे देता है। भाषण में कुछ नहीं बताता, रोड में बताता है सरकार का। या हर साल बजट सेशन शुरू होता है जब फरवरी में, तो बजट सेशन का फर्स्ट डे पर ही राष्ट्रपति दोनों सदनों को एक साथ बुलाकर अपना भाषण बताता है, जिसमें सरकार के कार्यों की तारीफें की जाती है, कार्यों के बारे में बताया जाता है। 88 को पूछा जाता है, हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि सदनों के बारे में मंत्री महान्यायवादी के अधिकार, कि कोई लोकसभा का सदस्य नहीं है, कोई मंत्री है जो राज्यसभा का सदस्य लोकसभा का नहीं है तो भी राज्यसभा
का सदस्य होते हुए भी मंत्री होने के कारण वो लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है, किसी भी समिति में किसी भी मीटिंग में भाग ले सकता है। ऐसा ही अधिकार महान्यायवादी के पास भी है। तो अगर पूछो कि मंत्री और महान्यायवादी के पास स्पेशल प्रिविलेज क्या है, तो आप 88 के अंदर भी रेफर कर सकते हो, 88 के साथ आप 105 भी रेफर कर सकते हो। ठीक है, 88 और 105 विशेष राइट्स बताते हैं मिनिस्टर्स के और अटॉर्नी जनरल के। थोड़ा सा स्पीड बनाना चाहूंगा क्योंकि ऐसा तो संविधान होगा नहीं, मुझे संविधान पढ़ाने में बड़ा मजा आता है, नॉलेज भी ज्यादा है, तो ऐसा संविधान की स्पीड बनानी पड़ेगी। अच्छा, मैं बोलता हूं, आप उस चीज को नोटिस करते रहना। मैं याद कर करके इंडेक्स से बोले जाता हूं कि क्या क्या चीजें आपको पढ़नी चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ठीक है, 88 राज्यसभा की का सभापति उपसभापति दोनों को चयन किया जाता है। कहां से कौन चयन करता है? राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर चयन करते हैं, अपने में से एक मेंबर को उपसभापति चुनते हैं, और सभापति तो आपको पता है कि उपराष्ट्रपति महोदय होते ही हैं। उसके बाद त्याग पत्र दो, तो वाइवा वर्षा चलता है कि त्याग पत्र सभापति है वो तो उपसभापति को दे देगा, उपसभापति सभापति को दे देगा, कोई खास इश्यू नहीं है। सभापति उपसभापति का पद रिक्त है, रिक्त की स्थिति में तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति पद संभालता है। अगर पद रिक्त हो गया, रिक्त मतलब वेकेंट है, किसका? राज्यसभा के सभापति उपसभापति का पद रिक्त है, तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति पद संभालेगा। पर एब्सेंस है तो एक पैनल बना होता है जिसमें राज्यसभा में से कुछ व्यक्ति उस पैनल में होते हैं, वो पोस्ट संभाल लेते हैं। जैसे राजस्थान से घनश्याम तिवारी राज्यसभा सांसद है, वो पैनल में है। जब भी राष्ट्रपति सभापति उपसभापति राज्यसभा की कार्यवाहियों में पदासीन नहीं होते हैं, तो वहां घनश्याम तिवारी पैनलिस्ट है, वो उस पद को, उस पोस्ट पर बैठ के उस दिन की कार्यवाहियों को एज ए सभापति बनकर मेंटेन करते हैं। स्क्रीन की तरफ मत देखना, जो मैं बातें बोल रहा हूं उनको सुनते जाना। 91 बता दिया। 92 पे 93 देखना, लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष। लोकसभा के अपने सदस्यों में से एक व्यक्ति लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है। ठीक है, अभी राजस्थान से ओम बिरला है लोकसभा अध्यक्ष, वो इस्तीफा देंगे तो लोकसभा अध्यक्ष तो उपाध्यक्ष को दे देगा, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को दे देगा, वाइवा वर्षा चलता है, एक दूसरे को अपना त्याग पत्र दे देते हैं। ठीक है, वो लोकसभा अध्यक्ष 5 साल की कार्य अवधि पूरा होने के बाद भी पद पर बना रहता है, जब तक कि नया लोकसभा अध्यक्ष आकर पोस्ट होल्ड नहीं कर लेता, उस दिन तक वो पद पर बना रहता है। क्योंकि कहीं अधिकार होते हैं उनके, वो कार्य दायित्व उनको निर्वहन करने होते हैं। ठीक है, जैसे कहीं पे कुछ इश्यू हो जाता है दल बदल से संबंधित, वो अधिकार उनके पास होते हैं। सदन के अध्यक्ष होने के नाते किसी को मकान आवंटित करना है सांसद को, तो वो सारी कमेटियों के अध्यक्ष भी लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, इसलिए उस पोस्ट को होल्ड करना होता है। राष्ट्रपति ने अपना त्याग पत्र दे दिया, 14 दिन त्याग पत्र देते, उसकी सूचना वहां पर देनी होती है लोकसभा अध्यक्ष को, इसलिए लोकसभा का पद, अध्यक्ष का पद खाली नहीं रहता। यहां हमारे काम की चीज कुछ भी नहीं है। आप 98 की हेडिंग देख लेना, 98 तक। 99 में संसद के सदस्य किसके सामने शपथ लेंगे? तो राष्ट्रपति के सामने 99 में शपथ लेंगे। फिर उसके बाद 100, देखो मेरा सिस्टम दिक्कत कर रहा है और मैं सिस्टम को बदल पाने की स्थिति में नहीं हूं, इसलिए थोड़ा सा आप सुनना, क्योंकि ये स्पीड में चेंज करना मुश्किल हो जाएगा, आपको दिखेगा भी नहीं मैं चेंज कर रहा हूं। तो 100 को सुनना, सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। तो यहां एक चीज ध्यान रखो, गणपूर्ति कितनी होगी, कितना कोरम होना चाहिए संसद की किसी भी मीटिंग को चलाने के लिए, तो कुल सदस्यों का 110 कोलम होना चाहिए। कुल सदस्य हमारे पास 550 है, तो 55 सदस्य नहीं है तो उस दिन की मीटिंग खारिज कर दी जाती है सदन की, संसद के सदन की। तो राज्यसभा हो लोकसभा हो 110 का कोरम होता है, इतना ही काफी है, बाकी 100 के अंदर से आपको कोई नहीं। सॉरी, एक और चीज देख लेना, कास्टिंग वोट का सिस्टम है 100 के अंदर। ये सिस्टम क्या होता है कि जो सदन का अध्यक्ष के रूप में या सभापति के रूप में कार्य करता है वो मत नहीं देता, पर जब किसी सब्जेक्ट पर वोटिंग हो रही है, संसद के अंदर हर चीज वोटिंग से डिसाइड होती है,
तो हर किसी चीज पे वोटिंग हो रही है, दोनों पक्ष बराबर रूप से डिवाइड हो गए कि 200 लोगों में से 100 तो उसके पक्ष में पास करने में है और 100 लोग उसको खारिज करना चाहते हैं जो भी प्रस्ताव आया, तो फिर सभापति या अध्यक्ष अपना कास्टिंग वोट निर्णायक मत करता है, उसका प्रयोग करता है, अन्यथा सभापति अध्यक्ष वोट नहीं करता। 101 देखना ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि कब सांसद अपना पद रिक्त कर देता है, कब ऐसे पोस्ट रिक्त हो जाती है। तो कोई अगर व्यक्ति है जो सांसद भी है और सांसद के होने के साथ साथ विधायक भी है, मतलब एमपी और एमएलए एक साथ है, तो वो निर्धारित समय के अंदर एक पोस्ट खाली नहीं करता है। एक टाइम दिया जाता है 14-15 दिन का, 15 दिन का है रूल्स के अंदर राष्ट्रपति के। अगर 15 दिन के अंदर दोनों में से एक पोस्ट खाली नहीं करता है तो सांसद का पद उसका अपने आप रिक्त हो जाता है। ये बात मेंशन है यहां पर, इस चीज को देखना, क्योंकि लोग पढ़ नहीं पाते कि देखो आपको ये बात पढ़ाता हूं मैं, आपको कहीं लिखी हुई नहीं मिलेगी, बहुत अंदरूनी बात है कि जब कोई व्यक्ति संसद में और राज्य के विधानमंडल में, मतलब एमपी प्लस एमएलए दोनों का सदस्य नहीं होगा, एक व्यक्ति दोनों पोस्टों को एक साथ होल्ड नहीं कर सकता, पर कोई व्यक्ति दोनों का सदस्य चुन लिया जाता है। जैसे कोई सांसद है और एमएलए भी बन गया, जैसे अभी मैं रविंद्र भाटी की चर्चा कर रहा था, अभी वो एमएलए हैं, सांसद भी बन जाते, दोनों पोस्ट उनके पास आ जाती है। तो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार उतने समय के अंदर 15 दिन के अंदर उनको पोस्ट खाली करनी होगी, अन्यथा क्या होगा, संसद में से ऐसे व्यक्ति का स्थान रिक्त हो जाएगा। मतलब 15 दिन के अंदर उसने या तो एमएलए चुन लो या सांसद रहना चुन लो, अगर नहीं चुना तो संसद में से सांसद का पोस्ट आपकी खाली हो जाएगी, आप केवल एमएलए रह जाएंगे। ऐसे 15 दिन समाप्त होते हैं। ठीक है, क्लियर है। और क्या क्या तरीके हैं कि सांसद अपना रेजिग्नेशन किसको दे सकता है, लोकसभा अध्यक्ष को दे सकता है। लोकसभा अध्यक्ष देखेगा कि कोई दबाव में तो नहीं दिया, जैसा अभी प्रकरण हुआ था, गहलोत ने कई लोगों को सामूहिक इस्तीफे दिलवा दिए थे दबाव में, तो वो देखेगा जब भी कोई सदन का अध्यक्ष है कि त्याग पत्र आया है, क्या वो स्वैच्छिक है, और उसको देखकर वो उसको स्वीकार करेगा या नहीं करेगा, उसका विवेक होगा। अगर कोई 60 दिन तक बिना किसी सूचना के संसद की कार्यवाहियों में से एब्सेंट रहता है तो अपने आप उसकी पोस्ट खाली हो जाएगी। ठीक है, तो कोई भी सदस्य 60 दिन तक सभी अधिवेशन में से बिना अनुज्ञा के एब्सेंट रहता है तो उसकी पोस्ट खाली हो जाएगी। पर 60 दिन के अंदर देखेंगे कि कोई लगातार 4 दिन तक संसद की कार्यवाही स्थगित रही है तो उन 4 दिनों को, 4 से ज्यादा दिनों को हमें काउंटिंग में नहीं लेना। 102 क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कौन व्यक्ति है जो संसद नहीं बन सकता। पहली डिस्क्वालिफिकेशन यहां लिख रही है, लाभ का पद धारित करता है वो सांसद नहीं बन सकता। ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर कोई होल्ड करता है वो सांसद नहीं बन सकता। पागल है उसको तो बिल्कुल नहीं बनाना, हालांकि 70% नेता पागल ही हैं, उनको पता नहीं है वो क्या बोल रहे हैं। कोई दिवालिया है उसको नहीं बनाना है, भारत का नागरिक नहीं है या भारत का नागरिकता स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता अर्जित कर लिए, उसको भी सांसद बनने के लिए डिस्क्वालिफाइड है। या कोई विधि के अधीन, जो विधि में बात कर रहा था कि किसी को 2 साल की सजा हो गई और ऐसी सजा को पर रोक नहीं लगाई गई तो वो 6 साल के लिए निर्धारित हो जाएगा, डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। माननीय श्री 1008 श्री राहुल गांधी को कर दिया गया था मानहानि के केस में 2 साल की सजा करके, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी कि अभी हम जिंदा हैं। डीवाई चंद्रचूड़ ने ऐसा कहा, लोकतंत्र बना रहना चाहिए, अन्यथा 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाते राहुल गांधी। कोई व्यक्ति 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर, एंटी डिफेक्शन लॉ के आधार पर अगर निर्धारित हो गया है तो वो भी नहीं बन सकता। पर ये सारे फैसले तो 103 में आप पढ़ोगे कि निर्भरता से संबंधित सभी फैसलों को राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से सलाह मशवरा करके डिसाइड करता है। कैसे डिसाइड करता है? राष्ट्रपति द्वारा 102(1) के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओपिनियन के साथ। उनकी क्या ओपिनियन है उसके बाद राष्ट्रपति उनको डिसाइड करता है। पर 102 का 2 है, ये एंटी डिफेक्शन वाला है, इसका फैसला किया जाता है
सदन के अध्यक्ष द्वारा, जिस सदन का सदस्य एंटी डिफेक्शन लॉ में आया उस सदन के अध्यक्ष द्वारा, अगर लोकसभा है तो लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा है तो उसके सभापति द्वारा फैसला किया जाता है कि क्या एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत डिस्क्वालिफाइड हुआ या नहीं हुआ, और इसको जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। केफ ऐसा बॉम्बे का रेफर कर सकते हो। तो 103 मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपने पढ़ लिया। निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार राष्ट्रपति विनिश्चय करेगा। 102 के फर्स्ट के अंदर, 102 के सेकंड के अंदर कौन करेगा, मैंने आपको बता दिया कि लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति डिसाइड करता है। कोई व्यक्ति था बिना शपथ लिए, योग्य नहीं था, चुपके से कार्रवाई में बैठ गया, वोट दे के आ गया, रोजाना का 500 रुपए से साफ्ती लगा दो। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं कि थोड़ा सा दिक्कत है हमारे सिस्टम में, एडजस्ट कीजिए। पढ़ना है ना, किसी भी कंडीशन में किसी भी हालत में हमें पढ़ना है। मेरी आवाज सफिशियंट है, इसी से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो 500 रुपए प्रतिदिन का जुर्माना साफ्ती लगाई जा सकती है। 105 संसद के सदस्यों के क्या विशेष अधिकार है। संसद के अंदर चाहे जूते मारो, चाहे एक दूसरे पे कुर्सियां फेंक दो, किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। बोलने की स्वतंत्रता है, गाली दो, किसी भी दो, कार्रवाई करना है तो संसद खुद फैसला करती है। लोकसभा अध्यक्ष और अनुशासन समिति बनी होती है, वो सारी फैसला करती है क्या सजा करनी है। न्यायालय उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता। तो अंदर बोलने की स्वतंत्रता, एक दूसरे को गाली दे सकते हैं, जूते चप्पल कुर्सियां सब प्रकार की चीजें फेंक सकते हैं, और संसद में की गई किसी भी बात के लिए न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो संसद के सदस्यों को विशेष अधिकार प्राप्त है, वही विशेष अधिकार महान्यायवादी और मंत्रियों को प्राप्त है, ऐसा यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिख रहा है ना, संसद के किसी सदन या समिति में बोलने और कार्रवाई में भाग लेने के अधिकार है। किसको है? 88 में मंत्री और अटॉर्नी जनरल को है। वही अधिकार 105 में भी है कि वह भी संसद के अंदर बैठे, जूते चप्पल उन्होंने भी फेंक लिया। गुस्सा आ ही जाता है पढ़े लिखे आदमियों को कि ये गधे मिलकर उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, क्या जे बनाया। महान्यायवादी को गुस्सा आ गया तो वो दे सकता है चप्पल। हालांकि कुछ कार्रवाइयां संसद के अंदर कर सकते हैं। 106 वेतन भत्ते, हेडिंग देख लेना। वेतन भत्तों के लिए संसद डिसाइड कर देती है कि कितने वेतन भत्ते संसद के सदस्यों को मिलेंगे। द्वितीय अनुसूची में इनके वेतन भत्ते नहीं है, ये याद रखना, द्वितीय अनुसूची में नहीं है। क्लियर? 107 संसद में विधायक किस प्रकार से पुरस्तापित किए जाएंगे। बात समझना, बहुत टेक्निकल चीज है, यहां से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है 107 को कि संसद में कैसे तो स्टेब्लिश किए जाएंगे क्या बिल। 3-4 चीजें हैं। पहले तो कि 109 117 को एक तरफ कर दो, उसके अलावा कोई भी बिल है वो कि संसद के किसी भी हाउस से स्टार्ट किया जा सकता है, चाहे तो लोकसभा में पहले रख दो चाहे राज्यसभा में रख दो। दूसरी बात कि दोनों सदन के बहुमत द्वारा वो बिल पारित हो जाता है। जैसे एक सदन के बहुमत ने उस बिल को जैसा पारित किया, उसी पे दूसरा सदन सहमत हो गया। दूसरे ने कुछ चेंजिंग की है तो वापस पहले सदन में आएगा, उस चेंजिंग पे पहला सदन सहमत है। तो जब जो भी चेंजिंग पर दोनों सदन एक साथ सहमत हो जाते हैं तो वो पास मान लिया जाता है। अन्यथा वो घूमता रहता है कि पहले सदन ने पास किया, दूसरे सदन ने 4 चीजें चेंजिंग करके पास की, वापस पहले सदन के पास आएगा क्या आपको वो 4 चेंजिंग किए स्वीकार है, वो मना कर देता है तो वो फिर विवाद हो जाता है। तो 108 में ज्वाइंट मीटिंग के प्रोविजन किया गया है। ठीक है, तो ये चीजें हैं कि दोनों सदन सहमत है तभी पास होगा। अगर एक सदन में बिल था और उसने पास कर दिया और दूसरे सदन में जाने से पहले ही सेशन चल रहा था, जो वो सेशन समाप्त हो गया, तो इसके कारण बिल लैप्स नहीं होगा, व्यपगत नहीं होगा। फिर चौथा और 5वां पॉइंट है जो पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है गलत। वहां पर ये टेक्निकल चीज आती है, इसको समझना। 2 सदन होते हैं, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। ये होता है स्थायी, सॉरी ये होता है अस्थायी, और ये होता है स्थायी। अब बात देखना कि अगर स्थायी सदन से चीज पास हुई है, यहां से कोई बिल है वो पास हो गया,
और दूसरे सदन में गया तो दूसरा सदन, क्या लिखा हुआ, राज्यसभा में लंबित विधेयक राज्यसभा में पेंडिंग था या राज्यसभा ने पास कर दिया था, वो लोकसभा के विघटित हो जाने के कारण, डिसोल्यूशन हो जाने के कारण लैप्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि राज्यसभा स्थायी सदन है, स्थायी सदन का बिल लैप्स नहीं होता। ये कंसेप्ट दिमाग में सेट कर लो। पर लोकसभा ने कोई बिल पास किया था, इसने क्या किया, कोई बिल पास किया और बिल पास करने के बाद इसका हो गया डिसोल्यूशन, विघटन हो गया। अब बिल आएगा वो राज्यसभा में, अब इसका तो विघटन हो गया, थोड़े टाइम बाद नई आ जाएगी लोकसभा चुनकर, तो नई लोकसभा के अनुसार उसका फैसला होना चाहिए। इसलिए ये जो अस्थायी सदन है इसके द्वारा कोई बिल पास कर दिया और ये विघटित हो गई और राज्यसभा में वो बिल आ गया था, तो उस बिल को सेशन समाप्त होने के पश्चात, या ये मान लो कि जैसे लोकसभा के विघटन होने के पश्चात अगर वो बिल अपने आप लैप्स हो जाता है, दोबारा समझाता हूं इस चीज को, मैं ठीक से आपको रेफर नहीं कर पाया, दोबारा समझना, पेन चेंज करते हैं, प्रोसीजिंग पे दोबारा चर्चा करते हैं। यहां से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। इस पॉइंट को समझना कि जैसे लोकसभा है, ये लोकसभा है, दूसरा राज्यसभा, राज्यसभा ये है स्थायी सदन, ये अस्थायी सदन। अब यहां से कोई बिल पास होके यहां आता है, बिल पास हो गया और यहां आता है, तो बिल पास होके यहां आने के बाद यह सदन हो जाता है विघटित, तो ये बिल अपने आप लैप्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि थोड़े दिन में नई लोकसभा आएगी, नई लोकसभा आते ही नई लोकसभा का उस बिल के बारे में विचार क्या है ये जानना जरूरी होता है, क्योंकि लोकसभा के आधार पर प्रधानमंत्री बनता है, उसी के आधार पर पूरी कार्यवाहियां चलती है। तो राज्यसभा ने कोई बिल पास किया, वो लोकसभा के विघटित होने के कारण वहां पेश नहीं हो सका, कोई इशू नहीं है, वो बना रहेगा। पर लोकसभा ने कोई बिल पास किया था और बिल पेंडिंग था लोकसभा में, या लोकसभा ने पास किया था और वो विघटित हो गई, तो वो अस्थायी सदन है, तो वो बिल भी लैप्स हो जाएगा। और राज्यसभा स्थायी सदन है, चाहे उसमें कोई बिल पेंडिंग था या पास किया था, और पास करने के बाद लोकसभा विघटित हो गई, तो वो बिल बना रहेगा। जब भी नई लोकसभा आएगी उस बिल को उस सदन में पेश कर दिया जाएगा और नई लोकसभा जैसे ही पास करेगी वो बिल पास हो जाता है। मेरी बात समझ में आई हो तो ठीक है, नहीं आई हो तो इन तीनों पॉइंट को रट्टा मान लेना। समझ में आ गई होगी, मुझे उम्मीद है कि कोई ज्यादा टेक्निकल पॉइंट नहीं था। 108 ज्वाइंट मीटिंग। ज्वाइंट मीटिंग जब दोनों सदन का किसी विषय पर गतिरोध हो जाता है, तीन कंडीशन में, कि एक सदन ने बिल को पारित किया था, दूसरे सदन में गया था और दूसरे सदन ने उसको रिजेक्ट कर दिया, या दोनों अंतिम संशोधनों पर सहमत नहीं हो पाए। एक कह रहे कि इस जो भी आपने बिल पेश किया नरेगा का 5,000 करोड़ से ज्यादा इस पर पैसे नहीं खर्च करना चाहिए, दूसरा सदन कह रहा है 10,000 करेंगे। दोनों सदनों के बीच में विरोधाभास है, अंतिम रूप से सहमत नहीं है किसी चीज पर, या फिर पहले सदन ने पास कर दिया और दूसरे सदन ने 6 माह से अधिक समय बीत गया, उस पर कोई भी किसी प्रकार का राय नहीं दी है, तो वहां ज्वाइंट मीटिंग राष्ट्रपति बुला सकता है। ज्वाइंट मीटिंग कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक है। संदेश द्वारा या तो नोटिस दे देगा सभी सांसदों को, या पब्लिक नोटिफिकेशन के द्वारा ऐसी ज्वाइंट मीटिंग बुला सकता है। 3 बार बुलाई गई है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के लिए बुलाई थी, बैंक अधिनियम 1978 के लिए, पोटा एक्ट 2002 के लिए बुलाई गई थी, और कभी भी नहीं बुलाई गई, ठीक है। ज्वाइंट मीटिंग की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, बस इतना सा ध्यान रखना, बाकी कोई चीजें नहीं। एक बार ज्वाइंट मीटिंग बुला ली, लोकसभा विघटित होगी, तो भी लोकसभा के जो सदस्य पहले थे वो ज्वाइंट मीटिंग में भाग लेते हैं और फैसला होकर रहता है। 109 धन विधेयक के संबंध में प्रक्रिया। धन विधेयक में 3 चीजें याद रखो, हेडिंग याद रखो। धन विधेयक हमेशा लोकसभा में पुरस्कृत करेंगे, मतलब लोकसभा में प्रेजेंट किया जाएगा, वो पास कर देती है तो राज्यसभा में 14 दिन के लिए भेजेंगे। राज्यसभा की सिफारिशों को माने या ना माने लोकसभा की मर्जी है, लोकसभा के पास पावर है फुल।
110 में धन विधेयक की परिभाषा है, जहां पैसा से संबंधित मैटर है वहां धन विधेयक है, 4 5 6 हेडिंग है, मेंस के अकॉर्डिंग इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है धन विधेयक की परिभाषा देख लेना। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये लोकसभा अध्यक्ष उस पर नीचे साइन करके लिखता है कि ये विधेयक धन विधेयक है और उसका फैसला अंतिम होता है। 111 विधेयकों पर अनुमति कौन देता है? तो 3 प्रकार की वीटो यूज होती है विधेयकों पर, कि राष्ट्रपति चाहे तो अनुमति देगा, चाहे अनुमति नहीं देगा, पर सरकारी विधेयकों को अनुमति देनी होती है। पुनर्विचार के लिए आप एक बार भेज सकते हो, पुनर्विचार के बाद भी अगर आपके पास आ गया तो आपको अनुमति देनी ही पड़ेगी। गैर सरकारी विधेयक होते हैं, प्राइवेट विधेयक होते हैं, जिनको सांसद पेश करते हैं, उन पर अनुमति देने से इंकार किया जा सकता है। एक और बार इंकार कर सकता है कि जैसे मोदी जी ने कोई बिल बनाकर भेजा और मोदी जी ने जैसे ही वो बिल बनाकर पास कर लोकसभा से भेजा और राष्ट्रपति के पास गया और बाद में पता लगा कि सरकार अल्पमत में आ गई और सरकार गिर गई, तो राष्ट्रपति उस विधेयक को पास करने से, साइन करने से इंकार कर सकता है, अनुमति देने से इंकार कर सकता है, क्योंकि नई सरकार आएगी, उसकी उस अधिनियम पर, उस विधेयक पर क्या राय है ये जानना राष्ट्रपति के लिए जरूरी होता है, इसलिए वो मना कर सकता है अनुमति देने से। सस्पेंशन पुनर्विचार के लिए लौटाते इसको निलंबनकारी वीटो या सस्पेंशन वीटो कहता है। एब्सोल्यूट वीटो होता है, पास कर भी सकता है नहीं भी करे, साइन करे या नहीं करे। कब नहीं करेगा मैंने आपको बता दिया कि प्राइवेट विधेयक पे या लोकसभा या वो सरकार ही बर्खास्त हो जाती है जिसने वो बिल बनाकर भेजा था, उस कंडीशन में नहीं करेगा। बाकी सरकारी विधेयकों पर अनुमति देनी होती है, एक बार आप पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। पर यहां कोई टाइम पीरियड नहीं है कि राष्ट्रपति कितने समय के अंतर्गत साइन करेगा, तो यहां एक और वीटो पावर क्रिएट होती है जिसको पॉकेट वीटो या जेबी वीटो बोला जाता है, कि राष्ट्रपति अनिर्धारित समय के लिए किसी विधेयक को अनुमति दिए बिना अपने पास रख लेता है, ना तो अनुमति देता है ना ही इंकार करता है, रखे रखता है। और ऐसा प्रयोग दाग संशोधन विधेयक 1985 में ज्ञानी जेल सिंह राष्ट्रपति ने किया था इसके संबंध में, जिसमें आप 93 वाले जो डाक मतपत्र के अंदर चेकिंग करने के अधिकार थे उससे संबंधित ये एक्ट था, डाक संशोधन विधेयक 1985। इसके संबंध में किया था कि उसको 4 साल तक ना तो साइन किए ना इंकार किया, अपने पास जेब में रखकर भूल गए। जब भी मिलने जाते राजीव गांधी कहते हाँ हाँ देखेंगे देखेंगे, देखता हूं 4 साल, क्योंकि राष्ट्रपति को हटाया नहीं जा सकता, बहुत साधारण प्रक्रिया नहीं। 112 बजट की बात करता है 112(3) में कि भारत की संचित निधि पर क्या क्या भारित होता है। जैसे राष्ट्रपति के उपलब्धि भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, कि राष्ट्रपति को क्या मिलेगा। राज्यसभा के सभापति, उप सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के भारत सरकार कर्ज जो भी चुकाएगी, किसी का कोई भी उसके खिलाफ जजमेंट आया उसके पैसे वगैरह भी उसी से पे करती है। सीएजी के वेतन भत्ते, सुप्रीम कोर्ट जजों के वेतन भत्ते, पेंशन, और हाई कोर्ट जजों की पेंशन भी सुप्रीम 112(3) को देख लेना भाई, पढ़ लेना एक बार 112(3) में क्या क्या भारत की संचित निधि पर भारित है, जरूर देख के जाना। 113 छोड़ देना, 114 की हेडिंग देखना। 114 में विनियोग विधेयक है, बिल ऑफ एप्रोप्रिएशन, ठीक है, इसकी हेडिंग देख लेना। 115 की हेडिंग देखना, 116 की हेडिंग देखना। लेखानुदान क्या होता है? लेखानुदान की जब तक 113, 14, 15 की प्रक्रिया चलेगी, आपको अगर किसी भी चीज के लिए एडवांस में पैसे चाहिए तो 114 में लेखानुदान में आप प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्यानुदान होता है कि कुछ सेवाएं ऐसी होती है जिनका विवरण नहीं दिया जा सकता, उनको पता नहीं होता कितना खर्च आएगा। जैसे परमाणु बम बना रहे हैं, अब इसका विवरण संसद के सामने नहीं रखा जा सकता कि कितना खर्चा आएगा, और बता दे तो पता लगे कि संसद में से एक विधायक जाके, एक सांसद महोदय ने अमेरिका वालों को बता दिया हम परमाणु बम बना रहे हैं, 500 करोड़ खर्चा आएगा, संसद में बिल आया, तो वो अमेरिका हमको परमाणु बम क्यों बनाने देगा। 1976 में हमने छिपके बनाया, 1975 में 4 में इंदिरा गांधी ने छिपके परमाणु परीक्षण किया था। 1999 में अटल बिहारी एपीजे अब्दुल कलाम ने छिपके किया था। तो ये चीजें हैं, इनके लिए आपको प्रत्यानुदान करवाना पड़ता है, जिनके लिए पैसा नहीं बता सकते कि बस एक कार्य है, सरकार के हित में है, हमें भारत के लिए वो कार्य करना है, 500 करोड़ रुपए उस सेवा के लिए आपको पास करने होंगे, ऐसा बताकर संसद से 500 करोड़ ले लिए जाते हैं। कुछ अपवादानुदान होता है कि कोई चीज हमारे साल की वित्तीय वर्ष के वार्षिक बजट का पार्ट नहीं होती, पर वो अचानक सिर आके पड़ जाती है। जैसे कोरोना था, 10-15 हजार करोड़ के टीके चाहिए थे हमें, वो हमारे बजट का पार्ट नहीं था, तो वहां हम
ले सकते हैं कि हमें आवश्यक रूप से इस चीज के लिए जो हमारे चालू वित्तीय वर्ष का भाग नहीं है पैसा चाहिए, उस आकस्मिक सेवा के लिए आप अपवादानुदान ले सकते हैं। इंग्लिश टर्म्स देख लेना, 116 की तीनों हेडिंग है। मैंने लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अपवादानुदान तीनों को बता दिया एक एक लाइन में होता क्या है। 117 वित्त विधेयक भी सेम ही होता है, राष्ट्रपति की सिफारिश से लोकसभा में रखा जाता है और रखने के बाद वो एज ए नॉर्मल विधेयक की तरह ही चलता है। वित्त विधेयक धन विधेयक में अंतर मेंस में पूछा जाता है, हम चर्चा करेंगे बाकी चीजों पे। 119 118 छोड़ देना। 120 संसद में कौन सी भाषा प्रयोग में ली जाएगी? हिंदी अंग्रेजी में से कोई भी प्रयोग में ले लो, नो इशू। 121 संसद में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के कार्यशैली पर कोई प्रकार की चर्चा नहीं होगी। 122 में कि न्यायालय भी संसद के अंदर की कार्यवाही की किसी प्रकार की जांच नहीं करेगा। 123 में कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो वहां राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश प्रख्यापित कर सकते हैं, पर संसद सत्र में नहीं होना चाहिए। ऐसा अध्यादेश जैसे ही निकाल दिया जाता है तो संसद जब भी सत्र में आएगी 6 सप्ताह के अंदर उस संसद में रखा जाएगा और 6 सप्ताह के अंतर्गत उस ऑर्डिनेंस को या तो संसद पास कर देगी या रिजेक्ट कर देगी। दोनों में से कुछ भी नहीं करती है तो 6 सप्ताह की समाप्ति पर वो लेफ्ट हो जाएगा। बस इतना ही आज के लिए पढ़ते हैं। 124 से कल पढ़ेंगे और कल मैं समाप्त कर दूंगा। कल मैं इसको बिल्कुल समाप्त ही करके छोड़ूंगा, संविधान ज्यादा लंबा चला